हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टारगेट नीति चैनल पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स फ्री में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कि कुछ अदर एग्जामिनेशंस भी होते हैं, AA, ATC एंड अदर स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, तो इनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है। आज का जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, वो है AA, ATC के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस हम देखेंगे, जिसमें हमारा जो यूनिट 1 है, जिसका पार्ट 1 सेट्स हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। ठीक है। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट्स और टॉपिक्स हमें पढ़ना है और उसका शेड्यूल क्या रहने वाला है। ठीक है। तो यूनिट 1 में दोस्तों सेट्स एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इस सेट्स को इसी क्लास के में हम कंप्लीट करने वाले। ठीक है। 1 शॉट होने वाला है सेट्स का। और दूसरा जो पार्ट आएगा दोस्तों यूनिट 1 का, रिलेशंस एंड फंक्शंस का, तो इस प्रकार से हम इन 2 लेक्चर्स में इस यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब ये 21, 22, 23 अप्रैल में हमने इसके क्या नोट्स टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से नोट्स एंड उसकी जो पीडीएफ्स हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेक्चर थोड़ा डिले हो गया दोस्तों, कुछ सम इशूज रीजन्स के कारण। ठीक है। लेकिन आगे के जो लेक्चर्स हैं आपको शेड्यूल के अनुसार टाइम पर मिल जाएंगे। ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। ठीक है। अब यहाँ पर शेड्यूल देख सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कब मिलेगी। सीक्वेंस एंड सीरीज और बाइनोमियल थ्योरम की जो होने वाली है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 हमारी है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। शेड्यूल आप देख सकते हैं यहाँ पर। यूनिट नंबर 5 हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है। यूनिट नंबर 6 है स्टैटिस्टिक्स और यूनिट नंबर 7 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री 2D और ज्योमेट्री 3D। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन्स एंड कॉनिक सेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारी जो अगली यूनिट होने वाली है यूनिट नंबर 9 वेक्टर अलजेब्रा पर, जो 17, 18 और 19 मई में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो यूनिट नंबर 10 है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है। शेड्यूल आप देख सकते हैं। अगली यूनिट है हमारे पास में लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, साथ में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 12 है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड यूनिट नंबर लास्ट यूनिट हमारी 13 है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जून तक हमारा ये यहाँ पर सिलेबस मैथमेटिक्स का टेक्निकल पोर्शन का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर में जो ये दिया है यूनिट का और सिलेबस का, ये टॉपिक्स का, ये इंपॉर्टेंट वाइज दिया है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर में दिया है कि ये सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, इसलिए इनको मैंने ऊपर के क्लासेस में, ठीक है, रीअरेंज कर दिया है। सो अब आगे बात करते हैं कि आज के जो लेक्चर हमारा होने वाला है यूनिट नंबर 1 में जो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ना है, उसका पहला पार्ट है दोस्तों सेट्स का 1 शॉट। ठीक है। तो ये सेट्स के लिए पूरा कंप्लीट ब्रह्मास्त्र होने वाला है, जिसमें हम एक ही क्लास में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। सेट्स, तो दोस्तों ये नोट्स मैंने पहले ही आपको 23-24 जो हमारा शेड्यूल था सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस के लिए, तो इसके नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में दे दिए थे आपको। आपने इसको पढ़ भी लिया होगा। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो नोट्स एंड कंटेंट आपको मिल रहा है ना मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए, AA, ATC के लिए, ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। ऐसा कोई भी पेड कोर्स भी आपको इस लेवल का कंटेंट नहीं देने वाला है। आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की, जो पार्ट 1 हमारा होने वाला है सेट्स का। कंप्लीट करते हैं इस पूरे चैप्टर को। सेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस को समझेंगे कि सेट क्या है भाई, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ विभिन्न वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, एम्प्टी सेट को पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स भी पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स पढ़ना है हमें, और साथ ही सबसेट्स पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ना है, और वेन डायग्राम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर। ठीक है। जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शंस एंड वेरियस टाइप्स को पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ इसमें थ्योरम्स एंड फार्मूला भी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं आगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 10 ये जो पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ तक इस जो सेट्स का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे 1 शॉट में। ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं, हमारे सेट्स क्या है और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। तो दोस्तों सेट जो है ना, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है। मतलब ये रैंडम नहीं होता है कि सेट के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो, ये एक वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट। ठीक है। तभी हम उसे सेट कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। क्या नोट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि मेंबर ऑफ अ सेट, जितने भी सेट के अंदर मेंबर होते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, साथ ही एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। मेंबर, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, कुछ भी उन्हें बोल सकते हैं। आगे चले, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है। तो यहाँ पर सेट, अगर कोई भी सेट हमने दर्शाना है तो उसे कैपिटल लेटर में दर्शाएंगे। सेट ए, सेट बी, एक्स, वाई, जेड, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है। स्मॉल लेटर्स में नहीं होना चाहिए सेट। तो यहाँ पे लिखा हमने ABC, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी अगर सेट्स है तो वो कैपिटल लेटर में बनाएंगे। ठीक है। आगे हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो है कि जो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। लेकिन सेट के अंदर, जैसे सेट अगर सेट ए है मान लो हमारे पास में, तो उसको तो हमने कैपिटल लेटर से दर्शा दिया, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स है उसे हम स्मॉल लेटर्स में दर्शाएंगे। जैसे उसके अंदर में, सेट ए के अंदर में जो एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, वो स्मॉल लेटर्स में दर्शाएंगे। ठीक है। ABCD। ठीक है। इस प्रकार से
आगे हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो कोई एलिमेंट है ए, वो सेट ए का एलिमेंट या मेंबर है या बिलोंग करता है उससे, तो उसको अगर एलिमेंट है सेट ए का ए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ए बिलोंग कर रहा है भाई सेट ए से। उसको दर्शाने का तरीका क्या है, ये जो चिन्ह है ना दोस्तों, ये है एप्सिलॉन, ठीक है, इसे बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हम किसी भी चीज़ को, जैसे एलिमेंट्स ए है या बी है, कुछ भी है, उसको अगर हम सेट ए से बिलोंग करता है तो उसको कैसे लिखेंगे, ए एप्सिलॉन सेट ए, समझ गए। आगे चले, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, उसमें क्या बोला है कि अगर मान लो जैसे हमने अभी देखा कि भाई जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, तो हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। लेकिन अगर कोई एलिमेंट बी है और वो सेट बी में, या फिर सेट ए भी हो सकता है, ठीक है, सेट ए मान लेते हैं, सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, फिर कैसे दर्शाएंगे, तो ठीक उसको वैसे ही दर्शाएंगे जैसे हमने जिस बिलोंग करता है तब दर्शाया था, बस उसमें क्रॉस का एक चिन्ह मार देंगे, ठीक है। कैसे चिन्ह मार देंगे, ए तो बिलोंग कर रहा था ए से, लेकिन अगर मान लो बी बिलोंग नहीं करता है ए से, तो यहां पर इस एप्सिलॉन पे एक हम ये लाइन मार देंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। आगे चले, अगला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट होने वाला है, सेट क्या है, हमने समझ लिया कि भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अभी तीन ही चीज देखी हमने कि सेट तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट के अगर हमें दर्शाना है कोई सेट ABCD XYZ कुछ भी, तो उसे हम कैपिटल लेटर से में दर्शाएंगे। सेट के जो एलिमेंट्स या मेंबर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट ए में या बी में किसी भी सेट में बिलोंग करता है तो उसका हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, ए बिलोंग्स टू ए। अगर इस पे बिलोंग नहीं करता तो यहाँ पर इसको डज नॉट बिलोंग में ऐसा दर्शाएंगे, ठीक है, ये समझ लिया हमने। लेकिन अब सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है। सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है दो तरीके से, दो मेथड इसके रिप्रेजेंटेशन करने की। तो पहली जो मेथड है हमारे पास में वो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की, ठीक है। कैसे भाई, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे सेट को दर्शा सकते हैं, तो क्या होता है, जो ऑल द एलिमेंट्स है मान लो किसी सेट ए में लिस्टेड विद इन द ब्रेसेस, जो ब्रेसेस जो है, ब्रेसेस मतलब ये वाला कोष्टक है हमारा, इस कोष्टक में हम उस एलिमेंट्स को दर्शा देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है किसी भी सेट में। मान लो कोई सेट ए है हमारे पास में, ठीक है। अब इस सेट में हम जितने भी एलिमेंट्स है उनको दर्शा देंगे। मान लो ए बी सी डी चार एलिमेंट्स है, दर्शा दिया, तो ये हो गई उसकी क्या, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। रोस्टर टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है कि मान लो द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वॉवेल्स हैं उनका एक सेट है। मान लो उसका सेट का नाम दिया वी नाम का एक सेट है जिसमें ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है। तो वॉवेल कौन कौन से थे इंग्लिश अल्फाबेट में, ए ई आई ओ यू, समझ गए। तो इनका ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास में, इसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, ठीक है, समझ गए। आगे चले, आगे एक एग्जांपल और है हमारे पास में, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। तो मान लो ये तो हमने जो पहला जो एग्जांपल देखा था वॉवेल वाला, ऑल द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट की जो वॉवेल्स है, तो वो एक फाइनाइट सेट था, ठीक है। क्या था, फाइनाइट सेट था जिसमें केवल 5 ही मेंबर थे, तो फाइनाइट थे ना। लेकिन अगर मान लो नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट वाले अगर कोई सेट है हमारे पास में, इनफाइनाइट सेट आ जाए, तब क्या होगा, तब कैसे उसका टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बनेगी। वैसे तो इनफाइनाइट सेट को टेबुलर फॉर्म में नहीं दर्शाया जा सकता, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमें दर्शाना है यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नंबर्स को, तो भैया ऑड नंबर्स तो बहुत सारे हैं यार, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे सेट के अंदर। तो मान लो ये ऑड ओ नाम का एक सेट है हमारे पास में जिसमें मेंबर्स है 1 3 5 7 9, ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो भैया ऑड नंबर क्या 9 तक ही होते हैं क्या, वो तो 9 से ज्यादा भी हो सकता है भाई, 11 13 15 17, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने इसको आगे आप कितना लिखते जाओगे, कहां तक जाओगे, कोई अंत है कि इसका, नहीं है ना। तो यहां से हमने इसको डेस इस प्रकार से ये इसका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म बन सकती है, ठीक है। आगे नोट ये है, ये देखो कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो भी हम एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को दर्शाते हैं, जैसे 1 3 5 7 अभी इसको दर्शाया, या फिर यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप जो वॉवेल हमने लिखे हैं ना, ए ई आई ओ यू, अगर ए की जगह हम यू लिख देते भाई, यहाँ पे यू आ जाता हमारा और यहाँ पे ए आ जाता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इसमें ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड, एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, समझ लो। तो कोई भी अगर एलिमेंट अब हम लिख रहे हैं सेट के अंदर में, तो उसे एक ही बार लिखना है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हम लेंगे सेट के रोस्टर फॉर्म में वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है दोस्तों, हमने अभी देखा जैसे कि सेट को रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड देखी थी। पहली मेथड हमने देख लिया रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म की। आगे क्या है दोस्तों, दूसरी जो मेथड हम देखने वाले हैं अब वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है, तो इसमें क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को यहां पर possess करेंगे, ठीक है, विच इज नॉट द possessed by any element outside the set। अब मान लो जैसे एक सेट ये वी दे दिया भाई, वी हमारे पास में, इसमें ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये 5 मेंबर्स है, तो इससे हमको क्या समझ में आया, ये तो वॉवेल है यार इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसको इस रोस्टर, ये वाली जो फॉर्म लिखी है ये तो रोस्टर फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म होगी। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो वो कैसे बनेगी, तो ये हमने बनाई है कि v इक्वल टू ब्रेसेस में यहाँ पे लिखा x सच दैट, ठीक है, ये वाला चिन्ह को हमने यहाँ पे पढ़ा, कैसे पढ़ा था, सच दैट, x सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। x क्या होना चाहिए, x एक ऐसा एलिमेंट है जो वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें मालूम है कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इस रोस्टर फॉर्म को हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल प्रॉपर्टी को ये क्या करती है,
इसके मेंबर्स परचेस करते हैं। आगे चले इसके एग्जांपल्स को समझ लेते हैं और कौन सा एग्जांपल है हमारे पास में। जैसे मान लो ये क्या है, एन सच दैट, यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। एन क्या है, सेट ऑफ ऑल, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका एक सेट को हम हो, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ये जेड सच दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये जितनी भी है ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म ही है, क्योंकि एक कॉमन प्रॉपर्टी को यहाँ पे परचेस कर रही है। सो ये जो क्यू है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर के लिए हमने लिखा है। आर क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जेड प्लस में क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्यू प्लस क्या होते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। और आर प्लस है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और टी हमने यहाँ पर लिया है द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी देख लिया हमने, सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन देख लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर है टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे हमारा जो पहला सेट होने वाला है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को यहाँ पर और भी इसके अन्य नाम है, जैसे नल सेट बोले तो भी वही एक ही बात है, और वॉइड सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को नल सेट, वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो भाई एम्प्टी सेट होता क्या है ये तो समझ लेते हैं। देखो, अ सेट ऐसा सेट जिसमें हैज नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल खाली है, तो खाली को तो एम्प्टी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी नो एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, तो इसको दर्शाने का तरीका है फाई। ये जो चिन्ह है ना, फाई का चिन्ह है, फाई बोला जाता है इसे। या तो इसको हम कोई सेट मान लो, सेट ए है वो एम्प्टी सेट है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू फाई, तो ये एक एम्प्टी सेट कहलाएगा सेट है। या तो अगर फाई नहीं लिखना तो क्या लिख सकते हैं, और मान लो सेट ए है, ये एम्प्टी सेट है या नल सेट या वॉइड सेट है, तो इसको ब्रेसेस बना देंगे हमारा, जिसमें कोई भी मेंबर नहीं, खाली ब्रेसेस बना देके छोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए, एम्प्टी सेट की जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है। आगे चले। ठीक है, आगे क्या होता है दोस्तों, एक एग्जांपल लिया हमने कि द सेट ए ऑफ ऑल दीज इंटीजर्स दैट आर बोथ इवन और ऑड नंबर्स। अब ये बोल रहा है भाई सेट ए में ऐसे मेंबर्स है जो इंटीजर्स है और साथ में बोथ इवन और ऑड दोनों है। तो भैया ऐसा इंटीजर जो इवन भी हो ऑड भी हो, ऐसा तो कोई इंटीजर होता ही नहीं यार। या तो कोई संख्या इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, इवन और ऑड दोनों कैसे हो सकती है, मतलब सेट ए में कोई भी मेंबर नहीं है। ये सेट ए क्या है, फाई है या ब्रेसेस खाली है, बिल्कुल समझ गया, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। अगला जो सेट होने वाला है वो होने वाला है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है, सिंगल से समझ गए ना यार, अकेला है, बिल्कुल मतलब अकेला है, मतलब एक तो है यार, समझ गए, मतलब जिसमें केवल एक मेंबर हो। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, केवल वन एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट कहलाता है सिंगलटन सेट। समझ गए, कोई भी नहीं था तब तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट था। अगर एक मेंबर है सेट के अंदर तो वो है सिंगलटन सेट, सिंगल है। समझ गए, सेट ए। अब सिंगल, देखो हमने अभी देखा एम्प्टी सेट तो हमारा इस प्रकार से फाई या फिर ब्रेसेस में खाली छोड़ दो, लेकिन अब सिंगलटन सेट को कैसे दर्शाएंगे। अगर सेट ए हमारे पास में सिंगलटन सेट है तो उसे यहाँ पर ब्रेसेस बनाएंगे, और एक कोई भी मेंबर हो सकता है, ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन इस ब्रेसेस जो सेट है हमारे पास में केवल उसमें एक ही मेंबर होगा। ठीक है, तो वो हुआ सिंगलटन सेट। आगे चले, जो हमारे पास में अगला जो सेट होने वाला है वो है फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, फाइनाइट है मतलब उसके मेंबर्स फाइनाइट है, मतलब हम फिक्स कर सकते हैं कि भाई 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर है। ठीक है, इनफाइनाइट है मतलब अनंत, फाइनाइट है मतलब वो हमें पता है, ज्ञात है वो मेंबर कि इसमें कितने मेंबर्स है किसी भी सेट के अंदर। जैसे देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स है ना फाइनाइट सेट के, वो ज्ञात है, फाइनाइट है, फिक्स है। ठीक है, पता है हमें कितने हैं, तो वो सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट। और अगर वो भाई उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं हुए तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, और साथ ही वो सेट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं यार कि फाइनाइट सेट क्या है। जैसे ये डब्ल्यू लिखा है मैंने, होल नंबर्स के नहीं बल्कि ये लिखा है डब्ल्यू लिखा है यहाँ पर, सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। किसी डेज में मतलब किसी वीक में कितने डेज होते हैं, फिक्स है ना यार, वीक के अंदर तो 7 ही डेज होंगे। तो ये जब डब्ल्यू जो है एक ऐसा सेट है जो डेज ऑफ द वीक है। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, डेज ऑफ द वीक। सो फिक्स है ना, मंडे से लेके भैया हमारा पास में संडे तक कि ये 7 ही मेंबर्स आएंगे इस सेट के अंदर, तो फाइनाइट हुआ, बता सकता हूं मैं 7 मेंबर्स हैं। ऐसे ये एस क्या है, द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसके क्या सॉल्यूशन होते हैं, तो ये एस सेट में इसके सॉल्यूशंस होने चाहिए इस इक्वेशंस के। तो भैया ये तो एक फाइनाइट नंबर निकलेगा, कौन कौन से, जैसे मान लो इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो मैं माइनस 16 को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। इस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस 4 हो जाएंगी। तो या तो एक्स की वैल्यू 4 है, प्लस 4 या माइनस 4 है। तो सेट एस के अंदर में कौन कौन से मेंबर आए, 2 ही मेंबर आए ना यार, 4 और -4। तो सेट क्या हुआ, फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट, फाइनाइट हुआ ना। ठीक है, एक और एग्जांपल है भाई एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो भैया कोई मेंबर होता ही नहीं है। ठीक है, एक भी मेंबर नहीं है उसमें, तो वो फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट। ठीक है, अरे भैया इनफाइनाइट तो वो है कि उसमें इतने मेंबर है, हमें पता ही नहीं कितने मेंबर है, तब इनफाइनाइट हुआ ना। लेकिन यहां तो मेरे को मालूम है कि इस एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब मेरे को पता है, याद है नहीं है कोई उसमें, तो फाइनाइट है ये। ठीक है, फाई एक एम्प्टी सेट है और वो साथ ही फाइनाइट सेट है। ठीक है, आ सकता है दोस्तों ये यहां पर ट्रू इनकरेक्ट करके पूछ लेगा भाई कि एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है कि इनफाइनाइट होता है, बताओ। समझ गए, आगे चले, हमारा फाइनाइट सेट तो हमने देख ही लिया, इसके एग्जांपल समझ लेते हैं कि फाइनाइट सेट हमें पता है। और इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, देखो इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट मेंबर हो। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है इसका, जैसे जेड इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है,
द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स और रियल नंबर्स हैं जिसमें बहुत सारे इतने मेंबर होते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते कितने मेंबर होते हैं, वो हो गया हमारे पास में इनफाइनाइट सेट। नोट में क्या दिया है कि इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो इनफाइनाइट सेट्स होता है उनको इस किसी रोस्टर फॉर्म में हर एक मेंबर को हम कैसे दर्शा देंगे, भाई हमें पता ही नहीं है इसमें कितने मेंबर है, इतने अनंत मेंबर है इसमें, तो कैसे इस रोस्टर फॉर्म में इसको दर्शा सकता हूं, इसलिए इसको बोला गया कि इनफाइनाइट्स कैन नॉट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आगे चले, आगे ये है दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट्स में ही पांचवा जो हमारे पास में सेट है इक्वल सेट्स क्या होता है। तो दो सेट्स भैया हमने ले लिए, ए और बी दो सेट्स ऐसे है, टू बी इक्वल सेट्स, इन्हें इक्वल सेट्स कब बोला जाएगा, अगर इनके एवरी एलिमेंट ऑफ जितने भी एलिमेंट्स सेट ए में है वो बी में होना चाहिए, और जितने भी एलिमेंट्स बी में है वो सब ए में होना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी ए में थे वो बी में भी है भाई, जितने भी एलिमेंट्स बी में है वो ए में भी है, तो ये आपस में क्या हुआ, बराबर हो गए ना। ठीक है, इक्वल सेट्स हो गए। वही सेम मेंबर की बात चल रही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि यार ए में ए बी सी है और जो सेट बी है उसमें एक्स वाई जेड है, बात ये नहीं चल रही है। बात ये चल रही है कि जो सेट ए में एलिमेंट्स है ए बी सी, ये सेम एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए एज इट इज ए बी सी, तब ये दोनों ही सेट्स ए इक्वल टू बी होगा। मामला क्लियर है यहां तक। इक्विवेलेंट सेट्स की बात करते हैं दोस्तों। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, दो फाइनाइट सेट्स होंगे, टू फाइनाइट सेट्स, ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट उन्हें बोला जा सकता है अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट बी के जो बराबर है, तो हम इन दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। जैसे भाई सेट ए है हमारे पास में जिसमें मेंबर है एक्स वाई, और जो सेट बी है उसमें मेंबर है मेरे पास में सी और डी, तो भैया इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, तो ऐसे में ये है इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, मामला क्लियर है यहां तक। अब यहां पर एक कुछ नोट दिया है हमारे पास में कि जितने भी ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, जितने भी इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स तो होंगे ही, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट्स है ना यार, जितने के जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स है वो जरूरी नहीं है मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्या, जितने भी इक्वल सेट्स है वो इक्विवेलेंट है ही, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट्स है वो इक्वल होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आगे चले, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारे पास में अगला टाइप है सबसेट्स का। सबसेट्स में क्या होता है, अब यहां पे मैंने एक सेट लिया है, सेट ए इज सेट टू बी, सेट ए को मैं सेट बी का सबसेट कह सकता हूं। कब इसे सबसेट बोलूंगा, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मान लो भाई क्या होता है, दो सेट है मेरे पास में, मान लो ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट सेट ए में है, और सेट बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सेट है 1 2 3 4 5। तो अब क्या होगा दोस्तों, ऐसा होता है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में भी आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 दोनों में ही है बाकी, और सेट बी में और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है। तो अब अगर ए के जितने एलिमेंट्स है वो सेट अगर बी में है तो ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये जो चिन्ह है ना ये है सबसेट का। ठीक है, ए सबसेट है बी का। ठीक है, अगर ए के जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी में है तो ये सबसेट हो जाएगा बी का। समझ गए, मतलब इसका कहना ये चाह रहा है अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम यहाँ पे दर्शाएंगे तो मान लो कोई मेंबर या एलिमेंट्स है सेट ए का, ठीक है, ये वाला मान लो इसका एलिमेंट्स है, तो अगर ये सेट ए में है तो सेट बी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ए सबसेट है बी का। क्लियर, लेकिन इसमें एक दूसरी चीज ये आती है कि बी सबसेट है ए का, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और ऐसा हो गया फिर क्या होगा भाई, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ऐसा कब हो सकता है, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, तो ऐसे में तो ये दोनों इक्वल सेट्स हो जाएंगे ना। हमने अभी पढ़ा इसके पहले कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यार ए और बी दोनों इक्वल है। यही चीज दी है देखो, अभी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये हमने इस मैथमेटिकल फॉर्म का यहां पर इसको इस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, नोट क्या दिया है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। देखो जब हमने देखा कि भाई ए सबसेट है बी का तो उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर ए सबसेट नहीं है बी का तब कैसे लिखेंगे, तो ये है उसका तरीका है, ए सबसेट नहीं है बी का, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर, आगे चले, आगे हमारे पास में है सबसेट्स के ही बारे में कि भैया ए टू बी अ सबसेट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट जो ए के है वो बी में होने चाहिए, बट एवरी एलिमेंट ऑफ बी के जो है वो ए में हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब तो ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। ऐसे तो तभी संभव है जब ए और बी बराबर है, तो यही बोला है यहाँ पर, इफ एंड ओनली इफ, ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों ही सेट्स बराबर हो। ठीक है, अगला जो नोट का पॉइंट होने वाला है कि जो एवरी सेट ए है वो अपने आप का सबसेट है, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मान लो कोई भी सेट है,
सेट ए है जिसका नंबर मेंबर हमारे पास में 1 2 3 है, तो ऐसे में जो इसका सबसेट, मतलब कोई भी सेट है तो वो अब खुद का सबसेट जरूर होता है, अवश्य होता है, ठीक है। सेट बी है वो खुद का सबसेट अवश्य होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया ए में 1 2 3 है मेंबर्स, और दूसरा ये जो सेट है एक ए है इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। दोनों सेट में, क्योंकि दोनों तो है एक ही सेट यार, ए ही है ना, तो ए अपने आप का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा। आगे क्या दिया है, जैसे एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट, सो फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है। फाई में कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये हर एक सेट का सबसेट होगा ही होगा। जैसे मान लो कि सेट ए है जिसमें मेंबर है 1, तो इसमें एक मेंबर है 1, तो ये सिंगलटन सेट है, तो इसमें एक तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ नहीं भी है, ये भी बोल सकते हैं हम। 2 मेंबर है मान लो, उसमें फाई है, तो हर एक सेट का जो सबसेट होगा वो कौन सा सेट है? वो एम्प्टी सेट को हर एक सेट का, ऑल सेट्स का सबसेट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स नहीं होता है कोई भी। आगे चले, पावर सेट को समझते हैं दोस्तों। पावर सेट क्या चीज है भाई? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, ठीक है। तो पावर सेट में क्या होता है, ये सबसेट्स का एक सेट है, जितने भी कोई भी सेट का सबसेट्स हो सकते हैं उसका सेट एक बना दिया जाता है, वो है पावर सेट। जैसे मान लो ये हमारे पास में सेट ए है जिसमें मेंबर है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस एक्स वाई जेड के हमने सबसेट्स लिए, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाते हैं? फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है। एक इसका सबसेट बनेगा एक्स, एक बनेगा वाई, ये जेड, फिर बनेगा एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये है इसके सबसेट, और इन सबसेट्स का एक सेट बना दिया जिसे बोल दिया जाता है पावर सेट। तो ये सेट ए का पावर सेट है, तो इसे पावर सेट ऑफ ए बोल दिया जाता है। इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है, डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट क्या होता है समझ गए? ये सबसेट्स का एक बड़ा सेट होता है, ठीक है। सबसेट्स का जो सेट्स बनेगा वो है पावर सेट। इफ द सेट ए हैज एन एलिमेंट्स, मान लो कोई सेट है ए, उसमें एन एलिमेंट्स है, तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है 2 की पावर n एलिमेंट्स, ठीक है, 2 की पावर n। मान लो कोई सेट में n इजिकल टू 3 मेंबर्स है, ठीक है। किसी सेट ए में 3 मेंबर्स है, ठीक है, कोई भी हो सकते हो 3, तो उसके पावर सेट में कितने मेंबर बनेंगे? तो यहां से 2 की पावर कितनी बन जाएंगे? n की वैल्यू कितनी है? 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 8 मेंबर्स बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? यहां तक ये फार्मूला याद रखना है आपको, 2 की पावर n एलिमेंट्स वाला पावर सेट में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखो कि भाई सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो सबसेट्स बनेंगे उसको समझते हैं। देखो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर के कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स में तो होंगे, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? रियल नंबर का, भाई कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर को हम जेड से दर्शाया, जेड में ये वाले मेंबर्स है हमारे पास में, तो जेड भी जो है इंटीजर्स भी सबसेट होगा किसका? रियल नंबर्स का, ठीक है। आगे चलते हैं, और रियल नंबर के कौन से सबसेट्स होते हैं? तो सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स का जो सेट बनता है एक क्यू, क्यू को हमने यहाँ पर ब्रेसेस में कैसे दर्शाया कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, और पी और क्यू क्या है यहाँ पर? तो वो इंटीजर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो एक रैशनल नंबर्स का सेट बनेगा, और रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी क्या बनेगा यहाँ पर? जैसे हमने टी से दर्शाया इरेशनल नंबर्स को, तो ये इरेशनल नंबर्स जो होता है टी, ये भी सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का, ठीक है। इसको कैसे दर्शाया हमने यहाँ पर? ये हमारे रोस्टर फॉर्म में कैसे दर्शाया कि भाई टी इक्वल टू ब्रेसेस में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। तो ऐसे जो एलिमेंट्स है जो रैशनल नंबर होंगे, कौन से वाले? तो वो रैशनल नंबर्स नहीं हो बट रियल नंबर्स हो, तो ऐसे मेंबर्स का सेट क्या बनेगा भाई? वो तो इरेशनल बन जाएगा ना। अगर वो रैशनल नहीं है और रियल नंबर है, मतलब फिर वो इरेशनल है। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में नोट हमने ये देख लिया कि भाई नेचुरल नंबर्स का जो है ये सबसेट होना चाहिए किसका? इंटीजर्स का। इंटीजर्स यहाँ पर सबसेट है किसका? रैशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर हमारे पास में सबसेट है रियल नंबर्स का, और ये इरेशनल नंबर भी सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है ना, वो सबसेट नहीं होता है किसका? इरेशनल नंबर का। वो सबसेट होता है किसका? रैशनल का, लेकिन इरेशनल का नहीं होता। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो इंटरवल्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। मेन तो 2 ही इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन इसका एक कुछ सब पार्ट्स भी है, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड वाले जो इंटरवल है उसको भी देखेंगे। तो क्या होता है देखो, अगर मान लो कोई ओपन इंटरवल है ए बी, तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये चिन्ह है उसका, ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में ए बी, तो ये है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल ये वाला है, ठीक है, बड़ा कोष्टक से। अब देखो कोई मेंबर है ए और बी जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स में, और ए छोटा है बी से, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पर? ब्रेसेस में y सच दैट
ए लेस देन वाई लेस देन बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। और दोनों ही दोस्तों जो एलिमेंट्स है ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे इस इंटरवल में, ठीक है। ओपन इंटरवल में जो मेंबर्स होते हैं ए और बी, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में जो मेंबर्स है वो इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन ए और बी नहीं होते हैं। समझ गए? ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स ए और बी दिए हुए हैं इनके बीच के जो मेंबर्स हैं वो आने चाहिए इस सेट में, लेकिन जो मेंबर्स यहां पर जो है टर्मिनल वाले वो नहीं आते हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ए बी द इंटरवल विच कंटेन्स इंड पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स में जो जैसे ए और बी एंड पे है ये भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसके बीच के मेंबर्स तो आएंगे इसमें, लेकिन जो टर्मिनल इन पॉइंट्स वाले हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। ये यहां पर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड वाले ये दिए है हमारे पास में। अगर ए इंक्लूड है तो ये क्लोज्ड, इधर से ए और बी इसमें दोनों क्या है? इंक्लूड है। यहां पर ए इंक्लूड है बी इंक्लूड नहीं है, यहां पर ए इंक्लूड नहीं है बी इंक्लूड है, ठीक है। ये समझ सकते हैं, यहाँ पे इक्वल दिया है, इक्वल दिया मतलब इंक्लूड है भाई, बी इंक्लूड है, ठीक है। तो समझ गए क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल का सिस्टम क्या होता है। आगे क्या है देखो, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा जो लास्ट है हमारे पार्ट आता है यूनिवर्सल सेट का। ये सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, सभी सेट को ये कंटेन कर लेता है, ठीक है। जैसे देखो ये बेसिक सेट होता है एक प्रकार का, जो जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इट इज जनरली द लार्जेस्ट सेट ऑफ द आर इट्स सबसेट। जितने भी इसके सबसेट्स होते हैं वो उसका एक लार्जेस्ट सेट होता है जो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया कि जैसे मान लो नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ये सबसेट है किसका? होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर तो भाई 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। लेकिन 0 1 2 3 होल नंबर है, ये होल नंबर भी सबसेट हो जाएगा किसका? इंटीजर्स का। और इंटीजर सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। तो यहाँ पर लार्जेस्ट सेट कौन सा हुआ? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट कहलाएगा फिर, ठीक है। समझ के जो लार्जेस्ट सेट है यूनिवर्सल सेट। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में, थोड़ा सा हमारा ये बच गया लास्ट क्या? सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी, क्या मान लिया कि दो सेट है हमारे पास में। अब ये बोल रहा है कि भैया ए सबसेट है किसका? बी का। ए सबसेट है किसका? बी का। एंड ए नॉट इक्वल टू बी है। ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए बराबर नहीं है बी के। तब क्या होगा? ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। ए सबसेट है बी का और ए बराबर नहीं है बी का, तब हम ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्रॉपर सबसेट बोल देंगे। अगर ए प्रॉपर सबसेट है यहां पर, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहां पर सुपर सेट। बी क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं? समझ गए सुपर सेट क्या होता है? भैया ए तो सबसेट होना चाहिए बी का, लेकिन ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तो ए हुआ प्रॉपर सबसेट और बी हुआ सुपर सेट। क्लियर मामला? एग्जांपल समझ लो यहां पर, अगर ए में मेंबर है 1 2 3, बी में मेंबर्स है 1 2 3 4, तो भैया ए के जितने मेंबर्स है वो बी में है 1 2 3 है, तो ए तो सबसेट हो गया ना बी का। लेकिन क्या ए और बी दोनों बराबर है? नहीं यार, बी में तो एक 4 नजर आ रहा है, लेकिन ए में 4 नहीं है, मतलब बराबर तो नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ? ए सबसेट हुआ बी का, लेकिन बी हो जाएगा सुपर सेट। बी क्या हो गया? सुपर सेट। मामला क्लियर हो गया यहां पर कि ए हुआ प्रॉपर सबसेट और बी हो गया सुपर सेट ऑफ ए। तो यहां पर टाइप्स ऑफ हमारे जो सेट्स थे वो हुए कंप्लीट। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है वेन डायग्राम्स का, उसको कंप्लीट करते हैं। भाई वेन डायग्राम्स को क्या होता है? वेन डायग्राम्स में होता यह है कि जो रिलेशन होता है बिटवीन 2 और मोर सेट्स का, 2 और मोर सेट्स को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे मींस ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज ए वेन डायग्राम, ठीक है। सेट्स के बीच का रिलेशंस को इसमें हमें क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेड करेंगे वेन डायग्राम के रूप में, ठीक है। तो होता यह है, देखो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर रेक्टेंगल के द्वारा। रेक्टेंगल से हमने दर्शा दिया ना इसको, और जो सर्कल्स के द्वारा हम दर्शाएंगे इसके सबसेट्स को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होंगे उसको हम किससे दर्शाएंगे? सर्कल से, ठीक है। देखते हैं आगे, आगे का मामला क्या होता है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर आ गए हैं दोस्तों। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स से यूनियन इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं इसमें। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है इसको समझते हैं दोस्तों। यूनियन ऑफ सेट्स में ये होता है कि मान लो भाई कोई दो सेट्स है, दो सेट्स ए और बी है, तो इसका यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या होगा? तो इसमें ऐसा ये होता है कि भाई सेट ए में कुछ मेंबर्स है, सेट बी में कुछ मेंबर्स है, तो उनका जो यूनियन बनेगा ए यूनियन बी को ऐसा दर्शाया जाता है। इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो ए के सारे मेंबर्स और बी के सारे मेंबर्स इसके यूनियन में होने चाहिए, तब वो उसका यूनियन कहलाता है। समझ गए? ए के भी सारे मेंबर यूनियन में कंटेंट होता है और बी के भी सारे मेंबर्स इसमें कंटेंट, दोनों के मेंबर्स को ले लिया जाता है। लेकिन मेंबर्स को इसमें यह होता है कि रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। मान लो जो मेंबर ए में है और बी में भी है, तो उनको 2 बार नहीं लिखना है कि भाई सेट ए में है 1 और या बी में भी 1 है, तो क्या 1 1 क्या 2 बार लिखूंगा उसके यूनियन में? नहीं, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। मेंबर्स तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए किसी भी सेट में, तभी तो सेट बनेगा, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ लिया था इसकी प्रॉपर्टी में। तो ये हुआ इसका यूनियन की बात। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है मैंने कि ए यूनियन बी कैसे होगा। जैसे सेट ए दे दिया है जिसमें मेंबर है 1 2 3 और सेट बी में मेंबर है 3 4 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन यूनियन क्या होता है? सेट ए के सारे मेंबर आने चाहिए, बी के सारे मेंबर आने चाहिए। तो क्या मैं 3 3 क्या 2 बार लिखूंगा? नहीं, मेंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, 3 भी आ गया भाई। 1 2 3 तो आ चुका है, क्या 3 आ चुका है? हाँ आ चुका है। तो इसको क्या लिखने की जरूरत है? नहीं लिखना है। 4 और 5 और आ गया, तो ये होगा इसका यूनियन। ए के सारे मेंबर बी के सारे मेंबर उसके यूनियन में आ गए, ठीक है। ए यूनियन बी, कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस, ठीक। आगे चले,
आगे देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स में इसको मैथमेटिकल रूप में आप इसको कैसे दर्शाएं। जैसे द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए और बी की बात करते हैं तो एक अगला सेट निकल के आता है सेट सी, जो उसका ए और बी के यूनियन कहलाता है। कब? जब वो कंटेन करना चाहिए ए के सारे मेंबर्स और बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तब वो यूनियन कहलाएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू ब्रेसेस में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है और एक्स बिलोंग कर रहा है बी कर रहा है, मतलब किसी न किसी में तो वो बिलोंग करना चाहिए। मान लो उसके यूनियन में है ए यूनियन बी में कोई मेंबर आ गया मेरा एक्स, कोई भी मेंबर एक्स है, तो या तो वो भाई ए से बिलोंग करके आया होगा यूनियन में, या तो अगर ए में नहीं रहा होगा तो किस में रहा होगा? बी में रहा होगा, तब तो यूनियन में आया ना, किसी में तो रहा होगा। लेकिन दोनों में रहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक में तो रहा होगा, इतना कंफर्म है अपने को। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई? तो देखो यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनता है। जैसे मान लो कोई सेट ए मान लीजिए और सेट बी है, ठीक है, सेट ए है और बी है, तो यहां पर जो मेंबर्स आएंगे वो ऐसे आएंगे जो केवल ए में है, इधर जो वाले ये वाले एरिया में वो मेंबर्स आएंगे जो केवल बी सेट में है, और ये वाला जो इनका इंटरसेक्शन वाला जो भाग नजर आ रहा है वो आता है जो ए में भी है और बी में भी है, ऐसे वाले को वहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पर। लेकिन यूनियन में क्या होता है अपने को पता है कि भाई वो तो ए में भी होता है बी में भी होता है, मतलब ए के भी सारे मेंबर बी के भी सारे मेंबर हो और उनमें कॉमन वाले भी हो, तो ऐसा उसका यूनियन कहलाता है। तो इस मतलब पूरे यहां पर इन ऑल एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा, ठीक है, तब वो यूनियन कहलाएगा। अभी इंटरसेक्शंस में देखेंगे क्या होता है, आगे चले। अब हम यहां पर यूनियन ऑफ सेट्स में जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास में उसको देख लेते हैं, कौन कौन से लॉस है। तो भैया कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं तो यूनियन में कैसे होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किस प्रकार से करता है भाई कि ए यूनियन बी, इसका कॉमन जो यूनियन है यहां पर सी, ये बराबर होता है ए यूनियन और बी और सी का जो यूनियन होता है उसके बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो है यहां पर 5 होता है, ठीक है। तो मान लो भैया कोई सेट ए है और उससे यहां पर यूनियन करवा दिया जाए आइडेंटिटी एलिमेंट 5 का, तो हमको क्या मिलना? ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। आगे क्या होता है देखो, आगे हमारे पास में है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में ये होता है कि अगर मान लो कोई सेट ए है उसका यूनियन सेट ए से ही करवा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? सेट ए ही मिलेगा। तो ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? ये यूनिवर्सल सेट के लिए। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मान लो कोई यूनिवर्सल सेट यू है, उसका यूनियन करवा दिया जाए किसी सेट ए से तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सर जो लॉस है वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया ऑपरेशंस ऑन सेट्स में यूनियन का देख लिया। अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को भी समझते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ दो टू सेट्स है ए और बी ले लिए मेरे कि भाई दो सेट्स है और उनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है, तो कौन सा वाला भाग होगा भाई? तो वो होता है कॉमन होने चाहिए, जो भी कॉमन है सेट ए और बी में जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में भी और एक्स बिलोंग करेगा बी में भी, दोनों में कॉमन है, ठीक है। और की बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि भैया ए में है बी में नहीं है तो चल जाएगा काम, नहीं। सेट ए में भी वो एलिमेंट आना चाहिए, सेट बी में भी वो एलिमेंट्स आना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शंस में उनके आएगा, समझ गए? ये वाला सेट ए, ये वाला सेट बी, तो उनका इंटरसेक्शन ये वाला जो दोनों में कॉमन है वही वाला इंटरसेक्शन होता है। इस प्रकार से दर्शाया जाता है उसे, ठीक है। इंटरसेक्शन का चिन्ह है क्या है यहां पर नोट इसके लिए? नोट ये है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स है, ए और बी क्या है? दो सेट्स है और उनका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 मिल जाए तब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अगर उसमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है भाई, इंटरसेक्शन में अगर 5 आ जाए तो मेंबर कॉमन नहीं है, मतलब वो क्या है? उसे बोला जाता है फिर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। क्लियर मामला है यहां पर, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब कॉमन है ही नहीं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से बनेगा भाई? कोई दिक्कत नहीं, डिसजॉइंट सेट हो गई है। अब देखो हमने देख लिया ना, यूनियन भी देख लिया, इंटरसेक्शन में अब जो प्रॉपर्टीज है उसको देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जो प्रॉपर्टीज है हमारे काम की, जो कम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शंस बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शंस ए होना चाहिए, तो ये बराबर है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे चलते हैं कि भैया लॉ ऑफ आइडेंटिटी फाई और ये यूनिवर्सल सेट को फॉलो करता है। क्या होता है? फाई का अगर इंटरसेक्शन हम ए के साथ में ले तो हमें क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। और यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ले तो हमें क्या मिलेगा? सेट ए मिलेगा। क्लियर? आगे चले। आइडेम्पोटेंट लॉ, सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ में है तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, डिफरेंस ऑफ सेट्स को देखते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कुछ फार्मूले देखेंगे और हमारा सेट्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में तो हम रिलेशंस एंड फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी का अगर डिफरेंस लिया जाता है तो वो कैसे होता है? देखो, एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बी। मान लो भाई सेट दो सेट है हमारे पास में ए और बी, और इनका डिफरेंस लेना है, मतलब ए माइनस बी लेना है। इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है कि अब जो ए माइनस बी सेट में जो मेंबर्स आएंगे, डिफरेंस ऑन सेट्स की बात कर रहा ना, तो इसमें जो ए के मेंबर आएंगे मतलब ए में वो मेंबर्स एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे लेकिन बी में नहीं, ठीक है। कैसे भाई?
एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको कि भाई दो सेट मैंने लिए यहाँ पर, सेट ए में मेंबर्स है 1 2 3 4 और बी में मेंबर है 2 3। तो जब इनका डिफरेंस ऑन सेट्स लेंगे हम तो ए माइनस बी बराबरी से, अब यहाँ पर इस बी के मेंबर इस ए माइनस बी सेट में नहीं आने चाहिए, मतलब 2 और 3 नहीं आ सकता, मतलब ये ए में जो था 2 3 इसको ए माइनस बी से हटा के केवल क्या बच गया 1 और 4। क्लियर, मतलब ए माइनस बी के जो एलिमेंट्स है वो सेट ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। यही यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज में लिया है हमने कि ए माइनस बी इजिकल टू ब्रेसेस में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा एक्स ए से लेकिन बी से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, समझ गए। ये इसका वेन डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं आप कि इसमें केवल सेट ए की बात कर रहा है, कॉमन की भी बात नहीं है। ठीक है, बी का तो भैया कंप्लीट रिमूव कर देंगे हम, तो तभी तो ए माइनस बी वो सेट बनेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लिया आपने, आगे चलते हैं। कुछ नोट यहाँ पे दिया है कि सेट्स ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शंस बी और बी माइनस ए आर द म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं होता है। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शंस बी और बी माइनस ए म्यूचुअली क्या है डिसजॉइंट सेट्स है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, द इंटरसेक्शंस ऑफ एनी ऑफ द टू सेट्स इज नल सेट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी दो सेट ले लेगा तो इनका इंटरसेक्शंस क्या बनेगा, नल सेट या एम्प्टी सेट बनेगा, उसमें कोई भी मेंबर नहीं मिलेगा आपको। इंटरसेक्शंस क्या है 5 मिल जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे ए माइनस बी ब्रेसेस में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी से, तब तो वो ए माइनस बी है। ऐसे ही बी माइनस ए में क्या होता है, इसका मतलब है कि मेंबर जो एक्स है बी माइनस ए का वो सेट बी में बिलोंग करेगा और ए से नहीं करेगा। समझ गए, जो माइनस वाला रहता है जैसे माइनस वाले से बी माइनस है, माइनस वाला कौन सा है ए, तो मतलब ए से वो एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे, जो प्लस वाला बचा है ये प्लस बी में है ना, तो इससे मेंबर बिलोंग करेगा। ठीक है, नोट में यहाँ क्या दिया है कि ए माइनस बी आप निकालोगे किसी भी सेट का या बी माइनस ए भी निकालोगे तो वो आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है डिसजॉइंट सेट्स है, इनमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं होता। ए माइनस बी जो है वो सबसेट होता है सेट ए का और बी माइनस ए ये सबसेट होता है सेट बी का। ए माइनस फाइव अगर है तो वो ए के बराबर है और ए माइनस ए है तो वो फाइव के बराबर होता है। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं भाई। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, डिनोटेड बाय ए सिमेट्री बी। ठीक है, ए सिमेट्री बी, तो ए सिमेट्री बी क्या होता है, बराबर होती है ए माइनस बी यूनियन होता है बी माइनस ए के साथ में। ठीक है, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ में होता है तो वो ए सिमेट्री बी कहलाता है। ठीक है, आगे चले, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स है और सेट बी के एलिमेंट है 1 3 5 7। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लेंगे, मतलब ए में से बी के जो एलिमेंट्स है 1 3 को यहाँ से हटा देंगे भाई, 1 और 3 को, बचा क्या ए माइनस बी में क्या बचा 2 और 4 बच गया। ऐसे ही बी माइनस ए निकालेंगे, जो बचेगा 5 और 7 उनका यूनियन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 4 5 7, एक सिमेट्री बन जाएंगी ए सिमेट्री बी की। समझ गए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में यहाँ पर सिमेट्री कैसे होती है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझते दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में तो दोस्तों ऐसा होता है, ये इसके प्रदर्शित किया जाता है ए के ऊपर में यहाँ पे डेस लगा देंगे तो ये क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मैथमेटिक्स में इसको इस प्रकार से हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ब्रेसेस में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करना चाहिए यूनिवर्सल सेट से, बट वो एक्स डजंट बिलोंग करेगा, मतलब सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। या तो इसको दूसरा तरीका ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि भाई सेट जो यूनिवर्सल सेट है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेंबर्स है और सेट ए में 2 4 6 8 मेंबर्स है, तो इसका जो अगर ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने जाए तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 घट जाएगा, तो बचा क्या, बच गया यहाँ पे 1 3 5 7 9, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स घटा देना है यूनिवर्सल सेट से तो ए कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट्स बचेंगे। क्लियर मामला, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है हमारे पास में। ठीक है, अब आगे हमारे पास में ये है कि ए तो भैया सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, और ए भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होता है इसी यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ के आया कि भैया एक ऐसा बेसिक सेट है जो लार्जेस्ट सेट है और जितने भी सबसेट्स है सबसेट्स वाले सेट है वो इसके क्या हो जाएंगे, जितने भी इनके सबसेट होता है। ठीक है, ए का भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट। बात करते हैं, एक नोट ये है कि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊं तो वो सेट ए हो जाता है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे कुछ यहां पर प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिसमें हम ए यूनियन ए डेस, तो ये क्या बनेगा एक यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए डेस में क्या है, क्योंकि इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं भाई, ए और ए डेस में तो कोई कॉमन होता ही नहीं है, तो ये क्या 5 हो गया इनका इंटरसेक्शंस में। डेमोर्गन्स लॉ क्या होती है, डेमोर्गन्स लॉ होती है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। क्लियर, अगर मैं डेमोर्गन्स लॉ में इंटरसेक्शंस पे लगाऊं तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इसका यूनियन हो जाता है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में। ऐसे लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट ये हम देख चुके हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंट करने जाए तो वो तो सेट ए हो जाता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट में क्या होता है, एम्प्टी सेट में तो कोई मेंबर नहीं होता है, तो एम्प्टी सेट का जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो वो तो यूनिवर्सल सेट है, मतलब इसमें सारे मेंबर्स होते हैं। क्लियर,
लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, जैसे देखो यूनिवर्सल सेट में तो सभी मेंबर्स होते हैं, अपने को मालूम है, लेकिन यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट निकाले तो उसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे चलते हैं दोस्तों, सब जो इंपोर्टेंट फार्मूलास है, ये हमारा आप लास्ट यहाँ पर सेक्शन होने वाला है इंपोर्टेंट फार्मूलास ऑन सेट्स के ऊपर में। इन फार्मूलास को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला है हमारे पास में ए यूनियन ए का ये बराबर होता है सेट ए के बराबर, ए इंटरसेक्शन ए ये भी सेट ए के बराबर होता है, ए यूनियन फाई सेट ए के बराबर है, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई फाई के बराबर होता है, ठीक है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और ए इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में तो सेट ए आएगा भाई, ठीक है। आगे हम कम्यूटेटिव लॉ देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे इनके ऑर्डर क्रम करके यूनियन करें अपन, ऑर्डर बदल के, पहले हमने क्या कर दिया, ए यूनियन बी निकाला, फिर बी यूनियन ए निकाला, तो ये दोनों आपस में बराबर ही आते हैं, मतलब ऑर्डर यहाँ पे डजंट मैटर। ए इंटरसेक्शन बी निकाले या बी इंटरसेक्शन ए निकाले, दोनों तो बराबर होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेंगे भाई, क्रमचय नियम है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं तो ये देखो क्या होता है, मैं क्या करूंगा, ए सेट ए के साथ में अगर बी यूनियन सी निकाल के उसका आपस में सेट ए के साथ में यूनियन करने जाऊंगा, और इधर दूसरी साइड में अगर मैं ए यूनियन बी निकाल के उसका ए यूनियन बी का सेट सी के साथ में यूनियन निकालने जाऊंगा, तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। और इसी प्रकार इसी को इंटरसेक्शन पे भी लगा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन पर, याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं हमारे पास में और कौन से यहाँ पर इंपोर्टेंट फार्मूला है, तो ये हमने देख लिया कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ कि ए कॉम्प्लीमेंट का और एक कॉम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो सेट ए मिल जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ याद करना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इनमें, डी मॉर्गन्स लॉ, इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। अगर इंटरसेक्शन पे लगा देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखने जाएंगे तो वो मिलेगा अपने को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स लॉ याद कर लेनी है। इसी प्रकार से ये हमारे पास में नेक्स्ट फार्मूले आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लेना है, इन फार्मूलाज को, और याद कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से टॉप 25 हमारे पास में फार्मूले है, ठीक है। और एक फार्मूला इंपोर्टेंट होने वाला है ये लास्ट वाला दोस्तों, ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं बस, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आज हमने यहाँ पर सेट्स के कंप्लीट वन शॉट में यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस को। तो थैंक यू दोस्तों, मिलती है अगली क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।